हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन है बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम थ्रोट इन्फेक्शन एंड कुछ दिन पहले से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था, लेकिन बाकी चीज़ तो रिकवर हो गई, लेकिन मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ। थोड़ा भी ज़ोर से बोलूँगा तुरंत खांसी आएगी। अगर आप देखना चाहते हो मैं किस तरीके से खांसता हूँ तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था 7th स्टैंडर्ड का एक वीडियो बनाया था मैंने 7th मैथ्स का। अभी हाल ही में वीडियो अपलोड हुआ है इस चैनल के ऊपर। वो वीडियो में मैंने इतना खासा है कि आप देखोगे तो आप ये सोचोगे कि सर आप पढ़ा क्यों रहे हो। तो देखो यार, मेरा कमिटमेंट है कि वक्त के पहले आपका सिलेबस मैं दोबारा पढ़ा के कंप्लीट करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चल रहा है हमारा न्यू बैच, जिसमें हर एक चीज़ हम आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, ताकि वीडियोस की क्वालिटी और बेहतर हो सके। तो स्पेशली आपके लिए किया जाता है, लेकिन हमारे पहले के वीडियोस भी प्रेजेंट है। पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा एसएसटी सब्जेक्ट, हर एक चीज़ हमने पढ़ा रखा है। तो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस प्रेजेंट है, आज भी ट्रेंडिंग में है, तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा और देखिएगा। आगे के चैप्टर्स, पहले के चैप्टर्स जो पढ़ना है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बाकी बातें होती रहेगी। बस प्रे करो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, ताकि फुल फ्लेज एनर्जी के साथ आपसे हम डेली बेसिस पे जैसे आते हैं वैसे हम आपके लिए वीडियोस बना पाए। अब यहाँ पे आज क्या लेकर आया हूँ, 8th स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो मैथ्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12। क्या था चैप्टर? दैट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमने इसका फर्स्ट लेक्चर देखा था, जिसमें हमने क्या कराया था आप लोग को। हमने ये बताया था कि इक्वेशन वन वेरिएबल होता क्या है, और उसी की बेस पे कुछ प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स जो कि 12.1 था उसको हम लोग कराए थे। उसी को कंटिन्यू किया था सेकंड लेक्चर में। आज मैं लाया हूँ लेक्चर नंबर 3, थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम बस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उन स्टेटमेंट से हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाने होते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बनाने पड़ेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। बस यही करना होता है, और उसी के बेस पे बहुत सारे एग्जांपल्स है प्रैक्टिस सेट 12.2 के अंदर। काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी 2 पार्ट में करेंगे। आज 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे और बचे हुए 4-5 एग्जाम्पल्स को अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलो अब देखो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ दे सकती है थ्योरेटिकल माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा रहेगा कि राहुल हैज़ 4 कार्स एंड स्मिता हैव 3 कार्स। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट हम लोग को दिया रहेगा और उसी को देख के हम लोग स्टेटमेंट बना लेंगे, मतलब मैथमेटिकल चीज़ें बना लेंगे कि लेट सपोज राहुल हैव x कार, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 4x। ठीक है, स्मिता के पास 3 कार है, तो उसका कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4x प्लस 3x, और इसका टोटल आपको दिया रहेगा। लेट सपोज कि ये आपको दिया हुआ है 17 लाख रुपीज़ की, टोटल जो है 17 लाख है, तो हम लोग बोलेंगे कि इज इक्वल टू 17 लाख। तो मतलब एक कार का प्राइस कितना हुआ, तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7x कर देंगे, 17 लाख कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर 17000000। ठीक है, 17 लाख में 5 जीरो होता है बराबर, डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। जो भी डिवाइड करके वैल्यू आएगा, लेट सपोज 2.5 समथिंग कुछ आया, तो जो भी है वो आपको पता चल जाएगा कि 2.5 लाख रुपए का एक कार है ऐसा। तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी चीज़ को बोला जाता है वर्ड प्रॉब्लम। अब इसी वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 12.2 में दिया होगा। तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, थोड़ा सा वॉल्यूम फुल लेवल पे कर देना, ताकि मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे सके, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है अंदर से, लेकिन स्टिल आई एम हियर टू मेक द वीडियोस, ताकि आपको मैं पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेंगे क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2। तो इसमें पहला एग्जांपल आप स्टडी करोगे, मतलब स्क्रीन के ऊपर देखोगे, क्या बोल रहा है कि जो मदर है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन सन। माँ जो है वो बेटे से 25 साल बड़ी है। ऑब्वियसली जब 25 साल के होंगे तभी उन्होंने जन्म दिया रहेगा अपने बच्चे को सॉरी ठीक है, तो माँ जो है सन से 25 साल बड़ी है। फाइंड सन एज, हमें क्वेश्चन पूछा है कि बेटे का जो उम्र है, सन का जो एज है वो पता लगाओ। इफ आफ्टर 8 ईयर रेशियो ऑफ सन एज टू द मदर एज विल बी 4:9। मतलब जो सन का एज है उसका रेशियो अगर मदर के एज से निकालूंगा तो वो 4/9 आना चाहिए आफ्टर 8 ईयर। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द सन्स प्रेजेंट एज, हम लोग मान लेंगे कि लेट द एज, या फिर लेट द प्रेजेंट एज, ऐसा लिखता हूं मैं, मतलब आज के डेट में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू, मैंने मान लिया x ईयर। मतलब सन कितने साल का है, x ईयर का है। मतलब पता नहीं है ना मुझे सन कितने साल का है, बेटा कितने साल का है मुझे पता है क्या, नहीं। तो मैंने मान लिया कि सन जो है वो x साल का है। अब सन x साल का है तो मदर जो है उससे 25 साल बड़ी है, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, देयरफॉर मदर्स एज। देखो कुछ नहीं है इसमें, बस लॉजिक है और कुछ नहीं, लॉजिक लगाना है
स्टेटमेंट बनाना है, मैथमेटिकल इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाना है और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। तो मदर का एज जो है वो क्या है 25 साल बड़ी है, मतलब क्या हो जाएगा सन से 25 साल बड़ी, तो सन का एक्स है उससे 25 साल बड़ी मतलब एक्स प्लस 25 ईयर, बराबर एक्स प्लस 25 ईयर हो जाएगा। किसका एज हो जाएगा, मदर का एज हो जाएगा। तो सन का एज पता चल गया, मदर का एज पता चल गया फिलहाल में, यानी प्रेजेंट वाला। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आफ्टर 8 ईयर, तो आफ्टर 8 ईयर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर जो सन का एज हो जाएगा, पहले कितना था एक्स था, लेकिन 8 साल के बाद क्या हो जाएगा 8 साल जोड़ दो यानी एक्स प्लस 8 ईयर हो जाएगा सन का एज। और मदर का एज कितना हो जाएगा बच्चा 8 साल के बाद, मदर एज कितना हो जाएगा 8 साल के बाद, पहले कितना था एक्स प्लस 25 था, 8 साल के बाद कितना हो जाएगा एक्स प्लस 25 प्लस 8 और कर दो, ये हो जाएगा ईयर, यानी कुल मिला के 25 प्लस 8 होता है 33, यानी एक्स प्लस 33 ईयर। ये हो जाएगा किसका एज, मदर एज। तो सन का एज पता है, मदर का एज पता है हम लोग को, ठीक है। अब इसको हम लोग कंडीशन में डालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन ये बोल रहा है कि जो सन का एज है, देखो रेशियो ऑफ सन का एज टू द मदर का एज आफ्टर 8 ईयर के बाद, तो आफ्टर 8 ईयर के बाद सन का एज कितना है, सन का एज कितना है, ध्यान देना बच्चा, सन का एज है x प्लस 8, उसका रेशियो मदर के एज के साथ जो कि 8 साल के बाद कितना है उसका x प्लस 33, और ये कुल मिला के इसका रेशियो किसके बराबर है 4/9 के बराबर है, तो हम इसको लिख देंगे 4/9। अब बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, जैसा हमने प्रैक्टिस सेट 12.1 में आपको बताया था कि कैसे भी एग्जाम्पल आने दो, आप उसको सॉल्व करके यहाँ पे x जो है उसका वैल्यू निकाल लेंगे, और x का वैल्यू निकल गया मतलब सन का एज निकल गया, वही चीज़ निकालना है, फाइंड द सन एज, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ मैं और इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 8 बीच में है इक्वल, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 33, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, बहुत ईजी है। 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स 9x प्लस 9 8 जा होता है 72 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 3 4 जा 12 1 कैरी, ठीक है, 4 जा 12 1 13 132 हो जाएगा। अब नंबर को एक साथ और x वाले को साथ में, तो ये 4x इधर लाऊंगा, ये 9x पहले से ही है, ये 4x क्या है पॉजिटिव है, बराबर, पॉजिटिव वाला इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, मैंने आपको बताया था प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो ये 4x इधर आ गया, इसके लिए माइनस हो गया, इधर इक्वल लिख देता हूँ, ये 132 पहले से इधर है पॉजिटिव में, लेकिन ये प्लस 72 यानी पॉजिटिव 72, अगर मैं इक्वल को क्रॉस करके नदी पार करके उस तरफ जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 72, करेक्ट। 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5x इज इक्वल टू 132 में से 72 माइनस कर दो कितना बचेगा, देखो 2 में से 2 गया 0, 13 में से 7 गया 6, 60 बचेगा। 5x इज इक्वल टू 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60, ये 5 और x मल्टीप्लाई में है, 5 इक्वल के उस साइड जाएगा 60 के पास, तो 5 क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यानी नीचे आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60 होता है, तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया हमारे पास 12। x क्या है मेरे लिए, सन का प्रेजेंट एज, और वही चीज निकालना है, फाइंड द सन एज, ठीक है, फाइंड द सन एज, तो x का वैल्यू 12 आ गया, तो फाइनली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर मदर एज भी पूछा होता तो वो भी हम निकाल सकते थे, कैसे, सन का एज पता चल गया जो कि x है 12 ईयर, मदर एज भी है x प्लस 25, तो उसमें 25 जोड़ दो, तो 12 प्लस 25 कितना हो जाएगा 12 प्लस 25 हो जाएगा 37, तो मदर का एज भी पता चल जाएगा कि उसका एज कितना है 37 है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया, और इसी को बोला जाता है दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम। समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं चलो ठीक है। आई एम सो सॉरी, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा बीच बीच में मैं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा गले का वाट लग चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमैरेटर। पढ़ो इसको, क्या बोल रहा है कि जो न्यूमैरेटर होगा जो फ्रैक्शन का, अब आपको पता ही होता है कि कोई भी फ्रैक्शन में, मतलब समझ लो ये x है, ऊपर y, कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको न्यूमैरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, करेक्ट है, ये आपको पता था, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर है कोई भी फ्रैक्शन का, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमैरेटर, मतलब न्यूमैरेटर से वो बड़ा है 12 नंबर से बड़ा है। इफ द न्यूमैरेटर इज डिक्रीज बाय 2, अगर मैं उसको 2 कम कर दूं
एंड डिनोमिनेटर को बढ़ा दूं 7 से, तो न्यू फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। तो लेट हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई एक चीज को मान लेते हैं। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बड़ा है इस न्यूमैरेटर से, तो न्यूमैरेटर को हम मान लेते हैं कुछ। तो लेट द न्यूमैरेटर न्यूमैरेटर ऑफ फ्रैक्शन, लेट द न्यूमैरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x। मैंने क्या मान लिया कि जो भी मेरा फ्रैक्शन रहेगा उसका जो न्यूमैरेटर है, यानी ऊपर वाला जो वैल्यू है वो x है। तो इसमें बोल रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन ग्रेटर देन न्यूमैरेटर बाय 12। तो देयरफॉर हमारा जो डिनोमिनेटर बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो क्या है, बड़ा है, इज ग्रेटर देन न्यूमैरेटर बाय 12। तो न्यूमैरेटर को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो न्यूमैरेटर से कितना बड़ा है, ग्रेटर देन न्यूमैरेटर बाय 12। तो 12 बड़ा है यानी x प्लस 12 हो जाएगा। तो न्यूमैरेटर मेरा x है, डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 12। ये समझा आपको, बहुत ईजी था। न्यूमैरेटर को मैंने x मान लिया। अब ऐसा बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमैरेटर से 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा मतलब 12 प्लस करना पड़ेगा तभी तो 12 ज्यादा होगा ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 12। समझ में आया। तो ये हो गया डिनोमिनेटर, बहुत ईजी था, यहां तक कोई दिक्कत। तो अब हमारा जो फ्रैक्शन होगा, देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, न्यूमैरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमैरेटर है मेरा x अपॉन डिनोमिनेटर है मेरा x प्लस 12। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंडीशन में क्या बोलता है कि इफ द न्यूमैरेटर इज डिक्रीज बाय 2, मतलब जो न्यूमैरेटर है उसको 2 से कम कर दूंगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, मतलब ऊपर वाला जो न्यूमैरेटर है, देखो ध्यान से समझो इसको, जो न्यूमैरेटर है इसको मैं 2 से कम कर दूं, यानी x माइनस 2 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या करना पड़ेगा मुझे x माइनस 2 करना पड़ेगा माफ करना दोस्तों। एंड डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूं 7 से, यानी नीचे वाले को 7 प्लस कर दूंगा, ठीक है। यहां पे लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां पे मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। समझ रहा है बच्चा, बहुत इजी है। इज इक्वल टू किसके बराबर है, इज इक्विवेलेंट टू 1/2। लिख देता हूं इज इक्विवेलेंट टू 1/2। समझ में आ गया, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस 7 19 होता है। कितना हो गया देखो दोस्तों, फिर से आई एम सफरिंग, प्लीज अवॉइड करना, माफ करना देखो ये 1/2 है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं थोड़ा कम बोलने की कोशिश करता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो 2x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 x प्लस 19, ठीक है, x प्लस 19। समझा, ठीक है, कम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आप समझ जाओ x वाले को साथ में, ये 2x इधर ही है, 1x को इधर लाऊंगा माइनस 1x, 19 इधर ही है, -4 उधर लाके +4, 2x में से x गया, x बचेगा 19 + 4 23। x का वैल्यू 23 मिल गया। हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। x का वैल्यू 23 मिल गया, ये क्या आ गया, न्यूमैरेटर। तो देयरफॉर न्यूमैरेटर आपका आ गया 23। लेकिन कोई भी फ्रैक्शन लिखने के लिए न्यूमैरेटर भी चाहिए और डिनोमिनेटर भी चाहिए, करेक्ट। ऊपर वाला न्यूमैरेटर आ गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर चाहिए हम लोग को, ठीक है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या, अगर नहीं दे रही होगी तो प्लीज़ वॉल्यूम बढ़ा देना यार, मैं चेक करूँगा, ठीक है, ओके। अब मुझे निकालना है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 12, ठीक है। x कितना है 23 प्लस 12 कर दो तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। आ गया डिनोमिनेटर भी। तो देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, न्यूमैरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमैरेटर है आपका
23 अपॉन डिनोमिनेटर है 35, तो 23 अपॉन 35, दिस इज योर आंसर। आ गया आंसर, ठीक है, परफेक्ट है। 23 अपॉन 25, ठीक 35, ठीक है। आई एम सो सॉरी। तो देखो दोस्तों, फिर इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, ये वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ के रह रहे होंगे इस चीज़ को। हम कंटिन्यू करेंगे इसको हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा वेट कर लेना, भले ये चैप्टर का वीडियोस काफ़ी बड़े हो रहे ड्यू टू माई हेल्थ कंसर्न, बट स्टिल आई एम फाइटिंग यू, बस फाइटिंग अगेंस्ट माई डिसीज, बट आई एम फाइटिंग फॉर यू। तो प्लीज़ सपोर्ट करना इस चीज़ में, ठीक है, और प्रे करना जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और आपके लिए वीडियो बनाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।